तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास वर्मा कुलदीप इंडिया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अपन ने इस पेपर के 50 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और ये टेक्निकल हेल्पर का छठा पेपर है। ठीक है, इससे पहले अपन 5 पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अपन इसमें 51 से और 100 तक के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 फेज इंडक्शन मोटर या ट्रांसफार्मर की क्लास देखना चाहते हैं तो कुलदीप इंडिया चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आप इसे एक टेस्ट की तरह लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप उसका आंसर एक बार खुद से करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कोयला या लिग्नाइट जलाने से बॉयलर संयंत्र में, तो बताइए बॉयलर जो संयंत्र होता है उसमें कोयला या लिग्नाइट जलाने से क्या होता है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या रासायनिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई बात करें बॉयलर की, तो बॉयलर किस में यूज करते हैं अपन, थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बात करें थर्मल पावर प्लांट, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, लगभग 30 से 35%। और भारत में जो सबसे अधिक जो बिजली का उत्पादन होता है वो किससे होता है, थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, तो बताइए अभी बॉयलर का क्या कार्य होता है। तो बॉयलर का जो कार्य होता है वो होता है रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, तो अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है, तो बताइए स्थैतिक जो बिजली होती है उसका उत्पादन किस कारण से होता है। प्रकाश, चुंबकत्व, उष्मा, घर्षण या आवाज़। तो बताइए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका उत्पादन किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण। यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन फ्रिक्शन के कारण होता है, यानी कि घर्षण के कारण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 प्रतिरोधक 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के समांतर में जुड़े हुए हैं। तो बताइए इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समांतर क्रम में जोड़ रखा है और अपने को रेजिस्टेंस याद करना है, तो अपने पता है समांतर फॉर्मूला क्या होता है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, चलो जमा लेते हैं। 1/20 हो गया प्लस 1/30 प्लस 1/60। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 1/RT बराबर क्या हो गया था, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। अगर यहाँ से इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार, 60 से 1 बार, कितना हो गया, 3 तो 5 और 1 6, यानी कि 6/60। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, RT, तो 6/60 का उल्टा कर देंगे यानी कि 60/6। तो यहाँ से 60 6 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 10 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ए, यानी कि 10 ओम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आप आंसर भी देख सकते हो इसका यहाँ से, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है। बताइए, ये अपने अभी पहला ही क्वेश्चन यही किया था, भाई कौन से संयंत्र में अपन कोयले का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है परमाणु, गैस, डीजल, थर्मल या हाइड्रो। तो बात करें परमाणु, तो इसमें तो अपन न्यूक्लियर का यूज करते हैं, गैस वाले में गैस का यूज करते हैं, डीजल वाले में डीजल का, हाइड्रो वाले में जल का, और कोयला किस में यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, और थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है, 30 से 35%। और भारत में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किससे होता है, थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 मिली एम्पियर की करंट रेटिंग के साथ 470 ओम प्रतिरोध की पावर रेटिंग क्या होगी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अपन से पावर रेटिंग पूछा गया है और अपन को क्या क्या दे रखा है, करंट दे रखा है 40 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस दे रखा है। ज्ञात क्या करना है अपने को, पावर। ठीक है, पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P बराबर I² × R। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 40 मिली एम्पियर करंट का मान कितना है, 40 मिली एम्पियर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, 40 मिली एम्पियर और इसका हो गया स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, 470। ठीक है, अगर 40 मिली एम्पियर का अगर अपन स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास 1600 × मिली एम्पियर था तो कितना हो जाएगा, माइक्रो। ठीक है, और 470 अपने को दे रखा था। ठीक है, यहाँ से 1 0 दिया हो गया, 2 0 हो गए, 3 0 हो गए। ठीक है, अगर 3 0 से
यहाँ के 3 जीरो काट देंगे तो क्या बचेगा अपने पास 16 इंटू 47 और यहाँ पे 3 जीरो बाकी हैं, अगर उनको नीचे लेके आएंगे कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अगर 16 को 47 से अगर अपन मल्टीपल करेंगे तो ये अपने पास कितना आएगा 752। ठीक है, अब मल्टीपल करके देख लेना इनको, अपन कितने नीचे 1000, तो यानी कितना हो जाएगा अपने पास 0.75, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से डी। ठीक है, और आप इन न्यूमेरिकल को एक बार खुद से ज़रूर करके देखना। ठीक है, और आप इसका आंसर देख सकते हो यहाँ से डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बिंदु पर को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन अपन इससे पहले वाले पेपरों में भी देख चुके हैं। तो बताइए इलेक्ट्रिक तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वोल्टेज रेटिंग या पावर रेटिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई अपन से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने पास E बराबर F/Q। ठीक है, यानी प्रति धनात्मक आवेश पर अनुभव किया गया बल। तो ये क्या कहलाता है अपने पास इलेक्ट्रिकल तीव्रता। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड तीव्रता, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर काम करती है। तो बताइए तो फोटोकॉपी जो मशीन होती है वो कौन सी इफेक्ट पर कार्य करती है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, चुंबकीय प्रभाव, करंट का तापन प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव या सीबेक प्रभाव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव। तो फोटोकॉपी मशीन जो होती है वो किस इफेक्ट पर कार्य करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पर। ठीक है, बात करें सीबेक प्रभाव, तो सीबेक प्रभाव क्या होता है, जब दो असमान धातुएं होती हैं उनकी संधि को गर्म करते हैं तो उसमें से धारा प्रवाहित होती है, ये क्या होता है अपना सीबेक प्रभाव। और सीबेक प्रभाव पर कौन कार्य करता है, थर्मोकपल। ठीक है, बात करें पेल्टियर प्रभाव तो ये सीबेक प्रभाव का विपरीत होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप इसका आंसर देख सकते हो यहाँ से ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एमीटर में हमेशा क्या होना चाहिए। तो बताइए जो एमीटर जो होता है जिससे अपन करंट का मेजर करते हैं उसमें क्या होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, कम होना चाहिए, या कम वोल्टेज, उच्च वोल्टेज या उच्च पावर। तो बताइए बात करें एमीटर, तो एमीटर को अपन सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। अगर अपन से पूछा गया तो वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर को अपन कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में, और उसका रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से किसमें कोर्क स्क्रू नियम प्रयुक्त किया जाता है। तो बताइए कोर्क स्क्रू नियम जो होता है वो किसमें प्रयुक्त किया जाता है। बात करें कोर्क स्क्रू नियम, ये किसने दिया था, मैक्सवेल ने। ठीक है, अब बताइए ऑप्शन है करंट की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ईएमएफ की दिशा या घूर्णन की दिशा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बात करें कोर्क स्क्रू नियम, तो ये अपने पास एक स्क्रू हो गया। ठीक है, ये स्क्रू हो गया अपने पास, और ठीक है ये अपने पास स्क्रू हो गया। तो बात करें अगर कोर्क स्क्रू नियम की, तो इसके अनुसार यदि पेच को इस प्रकार कसा जाए, ठीक है, अगर अपन पेच को कसते हैं तो ये जो अपन को आगे की जो नोक होती है ये तो अपन को करंट की दिशा दिखाती हैं। ठीक है, करंट की दिशा। अगर बात करें पीछे वाली पेज की जो टोपी होती है ये क्या दर्शाती है अपने को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जो कोर्क स्क्रू का जो नियम है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा। 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और रेटेड आर्मेचर द्वारा 50 एम्पीयर है। आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो बताइए अपने को आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज ज्ञात करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई अपने को वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है और आर्मेचर की धारा दे रखी है। तो इसके लिए जो अपन फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा हो जाएगा, EB बराबर V माइनस IA और RA। वोल्टेज कितना दे रखा है अपने को 220, ठीक है, आर्मेचर करंट कितना दे रखा है 50 एम्पियर और आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है 0.2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 220 माइनस 50 इंटू अगर 0.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 10, ठीक है। 220 में 10 गया तो कितना आ गया अपने पास 210 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा C, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आप इसका आंसर देख सकते हो यहाँ से C, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चुंबक में चुंबकीय बल का क्या कारण है, तो बताइए। जो चुंबक होती है उसमें चुंबकीय बल का क्या कारण है। ऑप्शन है इसके इलेक्ट्रॉन की घूमने की चाल, इसकी स्पेस किरणें, या पृथ्वी के अंदर स्थित बड़े चुंबक के कारण, या पृथ्वी के कारण, या चुंबक की दिशा के कारण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चुंबक में जो चुंबकीय बल होती है उसका क्या कारण होता है, इसके इलेक्ट्रॉनों के घूमने की चाल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर, तो बताइए विद्युत धारा यानी कि करंट जो होता है वो अपन कौन से मीटर से मापते हैं। ऑप्शन है वोल्ट मीटर, एवोमीटर, ओम मीटर, एमीटर या वाट मीटर। तो बताइए करंट, तो करंट कौन से मीटर में मापते हैं अपन, एमीटर। ठीक है, और एमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में। और एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, लो। ठीक है, बात करें वोल्ट मीटर, तो इसकी सहायता से अपन क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज। बात करें एवोमीटर, तो इससे अपन करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों में माप सकते हैं। बात करें ओम मीटर, तो इसकी सहायता से रेजिस्टेंस मापते हैं। बात करें वाट मीटर, इसकी सहायता से पावर मापते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह द्वारा समझा जाता है, तो बताइए तो मोटर जो परिपथ होता है उसमें धारा का प्रवाह कौन से नियम के द्वारा समझा जाता है। ऑप्शन है ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, जूल का नियम, फैराडे का नियम या लेंज का नियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरचॉफ का नियम। जो मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह जो अपन ज्ञात करते हैं वो किरचॉफ का करंट नियम उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है, बात करें किरचॉफ का करंट नियम होता क्या है, तो इसके अनुसार जंक्शन पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का जो योग होता है वो बराबर होता है। ठीक है, और किरचॉफ का नियम जो होता है वो एसी और डीसी दोनों पर लगता है। और बात करें अगर रैखिक और अरैखिक दोनों परिपथ पर इसका यूज अपन कर सकते हैं। बात करें किरचॉफ के करंट नियम, तो वो आवेश संकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 किलोवाट के बराबर होता है, तो बताइए 1 किलोवाट जो होता है वो किसके बराबर होता है। बताइए 1.1 HP, 1.34 HP, 1.5 HP या 1.66 HP या 1.75 HP। तो बताइए भाई अपन अगर बात करें 1 bhp यानी कि 1 ब्रेक हॉर्स पावर, तो इसमें कितना वाट होता है। अगर बात करें अपन एमकेएस पद्धति, तो इसमें होता है अपने पास 735.5 वाट। ठीक है, अगर बात करें 1 bhp ब्रिटिश पद्धति में, उसमें अपने पास होता है 746 वाट। ठीक है, और अपने से पूछा गया है HP। ठीक है, अपने को दे रखा है 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट। ठीक है, ये हो गया अपने पास 1000 वाट। अगर अपन इसको निकालते हैं, एक HP अपने को ऑप्शन दे रखे हैं HP में, अपने को HP बताना है। ठीक है, तो अपने पास वाट कितना होता है एक HP में, 735.5 वाट। ठीक है, अगर इसको अपन डिवाइड करेंगे 735.5 वाट, तो यह आ जाएगा अपने पास 1.35 HP। ठीक है, तो ये तो किस में हो गया अपने पास, एमकेएस पद्धति में। अगर अपन से पूछा जाता है ब्रिटिश पद्धति में, तो अपन फिर यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर अपन डिवाइड करेंगे 746 से। ठीक है, अगर अपन 746 से डिवाइड करते हैं तो फिर ये आएगा अपने पास 1.34 HP। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई अपने पास बी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है ना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे मेंस एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसकी सहायता से एसी वोल्टता सरलता से बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो बताइए अपन एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। बात करें कन्वर्टर की, मोटर जनरेटर सेट की, ट्रांसफार्मर की, रेक्टिफायर की या जनरेटर की। तो बताइए, तो वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए जो अपन यूज करते हैं वो होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, बात करें कन्वर्टर, तो ये एसी को डीसी और डीसी को एसी में करता है। ठीक है, बात करें रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में करता है। बात करें जनरेटर की, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। तो बताइए प्योर इंडक्टर जो सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर कितना होता है। ऑप्शन है 0, इकाई, 0.85, 0.75 या 0.65। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई बात करें प्योर इंडक्टर, तो उसमें जो फेज एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, और इसका पावर फैक्टर कितना हो जाता है 0। ठीक है, प्योर इंडक्टर हो चाहे प्योर कैपेसिटर हो, दोनों सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है 0।
अगर बात करें रजिस्टिव सर्किट की तो उसके लिए फिर पावर फैक्टर हो जाता है इकाई यानी कि यूनिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आवृत्ति बढ़ने पर परिपथ का संधारित्र प्रतिरोध, तो बताइए अगर अपन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है घट जाती हैं, बढ़ जाती हैं, नियत रहती हैं, या 3 गुना हो जाती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई कैपेसिटर और फ्रीक्वेंसी के बीच संबंध क्या होता है बताइए। तो इसका जो संबंध होता है वो होता है 1/f, यानी कि ये कैपेसिटेंस के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर अपन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से घट जाती है। ठीक है, आंसर देख सकते हो आप इसका यहाँ से ए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अल्टरनेटर में रोटर के लिए आवश्यक होता है, तो बताइए जो अल्टरनेटर में जो रोटर होता है वो किसके लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन है डीसी, एसी, पल्स डीसी, ट्रायंगुलर वेव या ट्रेपिजोइडल वेव। तो बताइए अल्टरनेटर में जो रोटर होता है उसके लिए क्या आवश्यक होता है। तो जो अल्टरनेटर में जो रोटर होता है उसके लिए आवश्यक होती है डीसी सप्लाई। ठीक है, तो अल्टरनेटर को रोटर को अपन डीसी देते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से, एक्साइटर की सहायता से। ठीक है, और ये अपन 2 स्लिप रिंग यूज करते हैं इसको डीसी सप्लाई देने के लिए, क्योंकि रोटर क्या करते हैं, रोटेट करता रहता है, तो इसको अपन सप्लाई देने के लिए 2 स्लिप रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोटर को डीसी आपूर्ति प्रदान करने वाला जनरेटर कहलाता है। तो ये भी मैंने ऊपर ही बता दिया आपको। तो रोटर को जो डीसी आपूर्ति प्रदान करने वाला जनरेटर होता है वह क्या कहलाता है, एक्साइटर। ठीक है, और इसकी सहायता से अपन लगभग 250 वोल्टेज के आसपास इसको डीसी देते हैं, यानी कि लो वोल्टेज देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्टरनेटर के विभिन्न प्रकार के रोटर, तो बताइए अल्टरनेटर में जो रोटर होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। सिलेंडर पोल, सिलेंड्रिकल पोल, या फिर दोनों, स्क्वायर या सर्कुलर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अल्टरनेटर में जो रोटर होता है 2 तरह के होते हैं, एक तो सेलिएंट पोल और दूसरा सिलेंड्रिकल पोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बात करें सेलिएंट पोल तो इसका व्यास तो अधिक होता है और लेंथ कम होती है। ठीक है, और ये लो स्पीड के लिए इसका अपन यूज करते हैं। ठीक है, बात करें सिलेंड्रिकल टाइप रोटर की तो इसकी व्यास तो कम होता है लेकिन इसकी लेंथ अधिक होती है। ठीक है, और ये हाई स्पीड के लिए अपन यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर प्राय मूव्स के साथ उपयोग किया जाता है। तो बताइए इसका उपयोग अपन किसके लिए करते हैं, उच्च चाल, निम्न चाल, मध्यम चाल या दोहरी चाल। तो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया है सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर का यूज अपन उच्च स्पीड के लिए करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो टर्बो जनरेटर होता है उसमें अपन इसी का यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाने पर, तो बताइए भाई डीसी जो शंट मोटर है उसमें 2 वाइंडिंग होती हैं, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। अगर उसमें से अपन एक वाइंडिंग यानी फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित कर दे तो बताइए मोटर का क्या होगा, वो नहीं चलेगी या विपरीत दिशा में चलेगी या उसी दिशा में चलेगी, या मोटर की चाल कम हो जाएगी या मोटर की चाल बढ़ जाएगी। तो बताइए क्या होगा। अगर अपन डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के भी कनेक्शन चेंज कर देते हैं तो मोटर जो होती है वह विपरीत डायरेक्शन में चलने लग जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा अपने पास, बी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल होगी। तो बताइए फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है वो कम हो गया तो मोटर की स्पीड पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई नियत रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी या दोगुनी हो जाएगी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बात करें स्पीड, तो स्पीड जो होती है वो बैक ईएमएफ के तो समानुपाती होती हैं और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, और अपन से फील्ड फ्लक्स कम करने के लिए बोल रहा है, अगर फील्ड फ्लक्स कम करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप आंसर देख सकते हो यहाँ से बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है। तो बताइए जो सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग इनकी तुलना में जो शंट वाइंडिंग होते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग, उसका प्रतिरोध कितना होता है। भाई सीरीज वाइंडिंग से अधिक होता है, आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों से कम होता है, या सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों से अधिक होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो शंट वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों से अधिक होता है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ग ए की आग किस में उत्पन्न होती है, तो बताइए। क्लास ए की आग जो होती है वो किस में उत्पन्न होती है? ऑप्शन है लकड़ी, तेल, ट्रांसफॉर्मर, ज्वलनशील द्रव या दहनशील धातु है, तो बताइए। क्लास ए, तो क्लास ए की जो आग होती है वो ठोस पदार्थों में लगती है, जैसे लकड़ी, कागज, इन सब में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ए, यानी कि लकड़ी। ठीक है। बात करें अगर क्लास बी की आग, तो वो किस में उत्पन्न होती है? वो तरल पदार्थ यानी कि डीजल, पेट्रोल, इन सब में लगती है। ठीक है। बात करें क्लास सी की, तो वो गैसों में लगती है, और क्लास डी तो वह धातुओं में लगने वाली आग। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर बात करें अपन यहीं पे क्लास ए की आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इसको अपन पानी की सहायता से बुझा सकते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइटनिंग होने पर चमक अच्छी होगी, तो बताइए लाइटनिंग कौन सी होने पर जो चमक जो होती है वो अच्छी होगी? ऑप्शन है अच्छी, औसत, समान और पर्याप्त, विस्तृत या चमकदार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लाइटिंग अगर समान और पर्याप्त है तो उसकी जो चमक होगी वो अच्छी होगी। ठीक है। तो कोई भी अपने पास कमरा है तो उसकी लाइटिंग कब अच्छी होगी? जब उसमें अपन का प्रकाश जो है वो समान हो और पर्याप्त हो, तभी तो उसमें अच्छी चमक दिखेगी अपने को। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, तो बताइए भाई 40 वाट की कोई ट्यूब है तो उसकी लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है। तो 40 वाट की जो ट्यूब होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 1.2 मीटर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल कितना होता है, तो बताइए फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है उसका जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने, 1000 घंटा, 2000 घंटा, 3000 घंटा, 4000 घंटा या 6000 घंटा। तो बताइए। तो बात करें फ्लोरोसेंट ट्यूब, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होती है? वो होती है 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट। ठीक है। तो अभी बताइए इसका जीवन काल कितना होता है, तो वो जाता है इसका 6000 घंटा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वोल्टता प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जीवन काल वृद्धि होगी, तो बताइए कोई बदलाव नहीं होगा, कम होगी, बढ़ जाएगी, दोगुनी वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई कोई फिलामेंट लैंप है, ठीक है, तो उसका वोल्टेज प्रचालन में जीवन काल वृद्धि क्या होगी? भाई अगर अपन भाई कोई भी अगर लैंप है तो अगर अपन जो उस पर अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, अगर अपन उस वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो लैंप प्रकाश तो अधिक देगा, लेकिन उसका जीवन काल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? बी। ठीक है। तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है, तो बताइए। तरल पदार्थ होता है जैसे दूध, चाय वगैरह, इसको गर्म करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल केतली, हॉट प्लेट, सोल्डरिंग या इलेक्ट्रिक लैंप। तो बताइए किसका यूज करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इलेक्ट्रिकल केतली। तो अपन जो तरल पदार्थ होते हैं उनको गर्म करने के लिए केतली का उपयोग करते हैं। ठीक है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा भाग कौन सा होता है, तो बताइए। जो घरों में जो फ्रिज होते हैं उनमें सबसे ठंडा भाग कौन सा होता है? कंडेंसर, वाष्पीकारक, रिसीवर या दरवाज़ा। बताइए। तो जो सबसे जो ठंडा भाग होता है वो क्या होता है? फ्रीजर, यानी कि वाष्पीकारक। ठीक है। चलो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, बी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइक्रोम किसका एक मिश्र धातु है, तो बताइए जो नाइक्रोम होता है वो किस किस का मिश्रित रूप है? बात करें नाइक्रोम, तो इसका यूज अपन क्यों करते हैं? हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए। ठीक है। और इसमें 80% तो निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। ठीक है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम की ताप चालकता क्या है, तो बताइए इसकी ताप चालकता कितनी होती है? थर्मल कंडक्टिविटी। बताइए कितनी होती है इसकी? तो भाई स्टैंडर्ड वैल्यू है तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा 11.3। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ से। धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है, तो बताइए धातु का जो ऋणात्मक टर्मिनल होता है उससे क्या जोड़ते हैं? ऑप्शन है एनोड, कैथोड, कलेक्टर, गेट या कलेक्टर। तो बताइए
तो धातु का जो ऋणात्मक टर्मिनल होता है उससे कैथोड को जोड़ते हैं, ठीक है। बात करें धनात्मक टर्मिनल की तो उससे एनोड को जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो बताइए। ये मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चनों में बताया था कि थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है पेल्टियर प्रभाव, सीबेक प्रभाव, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रभाव, लेंज का नियम या फेराडे का नियम। तो जो थर्मोकपल जो होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, सीबेक प्रभाव पर, ठीक है। वो सीबेक प्रभाव क्या होता है, तो जो जब दो असमान धातु की संधि को गर्म करते हैं तो उसमें से धारा प्रभाव होता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, सीबेक प्रभाव। और सीबेक प्रभाव का उल्टा क्या होता है, पेल्टियर प्रभाव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सी आपूर्ति आवश्यक है, तो बताइए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है, एसी की या डीसी की, तो बताइए। ऑप्शन है आपके सामने, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बात करें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, बताइए। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है जैसे लोहे, पीतल आदि से बनी वस्तुओं की सतह को वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए और उसे चमकदार बनाने के लिए उन पर एक क्षरणरोधी धातु की परत चढ़ाई जाती है, उसको क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीसी आपूर्ति। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो सप्लाई चाहिए अपन को वो डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कार्य अवश्य किया जाना चाहिए, तो बताइए। भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले अपन को क्या करना आवश्यक है, सफाई, चमकाना, बफिंग, सोल्डरिंग या फिर सभी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले जिस धातु की अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं उसको रेत से साफ अवश्य कर लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसको कास्टिक सोडा में घोल में डाला जाता है और फिर उसे साफ जल से धो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले उसकी सफाई अवश्य कर लेनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आंसर देख सकते हो आप इसका यहाँ से ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकोमोटिव को परिचालित करने के लिए किस प्रकार के मोटर की अनुशंसा की जाती है, तो बताइए। लोकोमोटिव यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो बताइए इसके लिए कौन सी मोटर का यूज करते हैं अपन, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर, तो बताइए। तो लोकोमोटिव, होएस्ट, क्रेन, इन सब के लिए अपन कौन सी मोटर का यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। और डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। अगर बात करें अपन यहीं पे डीसी शंट मोटर, तो डीसी शंट मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे ग्राइंडर, ब्लोवर, छपाई मशीन, इन सब में डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं। बात करें डीसी कंपाउंड मोटर, तो इसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं, तो बताइए। डीसी कंपाउंड मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो एलिवेटर, लिफ्ट, इन सब में डीसी कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकिंग का प्रकार है, तो बताइए इनमें से कौन सी जो ब्रेकिंग का प्रकार है, प्लगिंग, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, रिजनरेटिव ब्रेकिंग या मैकेनिकल ब्रेकिंग, बताइए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ब्रेकिंग का प्रकार। तो ब्रेकिंग के जो प्रकार हो ये सभी होते हैं, प्लगिंग, रियोस्टेट, रिजनरेटिव और मैकेनिकल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 आरपीएम पर चलने वाला शंट जनरेटर 100 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करता है। यदि गति 1200 आरपीएम कर दे तो बताइए वोल्टेज कितना होगा। भाई कोई जनरेटर है वो 1000 आरपीएम पर चल रहा है और तब वो 100 वोल्टेज ईएमएफ उत्पन्न करता है। अगर उसकी स्पीड को बढ़ाकर 1200 आरपीएम कर दे तो वोल्टेज क्या होगा। भाई अपने को पता है ईएमएफ जो होता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। अब देखते हैं कितना वोल्टेज बढ़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा E2/E1 बराबर N2/N1, क्योंकि ईएमएफ स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बात करें E2 तो E2 अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। E2 अपने को ज्ञात करना है। E1 कितना दे रखा है 100 वोल्ट, ठीक है। और N2 कितनी है अपने पास 1200 आरपीएम, ये हो गया 1200 आरपीएम। और N1 कितनी है 1000, ठीक है, ये हो गया 1000। 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो E2 बराबर क्या हो गया E2/10 और इधर कितने बच रहे हैं 12 × 10 करेंगे तो कितना हो गया E2 120, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 120 वोल्ट। ठीक है, आंसर देख सकते हो आप इसका ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, क्षमता बढ़ाने के लिए जो सीरीज जनरेटर यूज करते हैं वो किस प्रकार का उपयोग होता है? लाइन आगमनात्मक प्रतिक्रिया का प्रभाव, लाइन वोल्टेज, लाइन विनिमय शक्ति या फिर सभी? तो बताइए। तो जो अपन क्षमता बढ़ाने के लिए सीरीज जनरेटर उपयोग करते हैं वो लाइन आगमनात्मक प्रतिक्रिया का प्रभाव वाला होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। यदि एक मल्टीमीटर की बैटरी कमज़ोर हो जाती है तो बताइए, भाई कोई मल्टीमीटर है, अगर उसकी बैटरी कमज़ोर हो गई और अपन उससे रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो उच्च पाठ्यांक देगा, निम्न पाठ्यांक देगा, या कोई पाठ्यांक नहीं देगा, या बिल्कुल सही पाठ्यांक देगा? तो बताइए भाई, अगर मल्टीमीटर की बैटरी कमज़ोर हो जाती है तो अपन को रीडिंग जो है वो लो देगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। आंसर आप इसका देख सकते हो यहाँ से बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा टीवी टेक्नीशियनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है? तो बताइए, जो टीवी जो टेक्नीशियन होते हैं वो कौन से उपकरण का यूज करते हैं? वोल्ट मीटर, मेगर मीटर, ओम मीटर, एवोम मीटर या वाट मीटर? तो जो टीवी जो टेक्नीशियन होते हैं वो एवोम मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से पर करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिरोध का मान मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मीटर एक आदर्श परिणाम देगा? तो बताइए, अपन प्रतिरोध की सहायता से मेजर कर सकते हैं। एमीटर नहीं, एमीटर की सहायता से अपन करंट मेजर करते हैं। मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर की सहायता से अपन वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मल्टीमीटर। ठीक है, बात करें वोल्ट मीटर, इसकी सहायता से वोल्टेज नापते हैं। वाट मीटर इसकी सहायता से पावर मापते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और स्पष्ट है? तो बताइए कौन सा मल्टीमीटर जो है वो अधिक संवेदनशील और स्पष्ट है? फ्लूक, डिजिटल, इंडिकेटर या एनालॉग? बताइए। तो डिजिटल जो मल्टीमीटर होता है वो अधिक संवेदनशील और स्पष्ट होता है। ठीक है, इसमें डिजिटल जो मल्टीमीटर होता है इसमें त्रुटि की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत मशीनों में विद्युत चुंबक के ध्रुव के सूज के लिए पसंदीदा सामग्री क्या है? तो बताइए, जो पोल होते हैं उनके सूज कौन सी सामग्री का प्रयोग करते हैं बनाने के लिए? ए ऑप्शन है तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी शुद्ध लोहा, डी लेड या ई प्लास्टिक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाई ये अपने पास कोई पोल है, ठीक है, और ये पोल शूज जो होते हैं वो कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये पोल शूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस पोल पर तो जो वाइंडिंग होती है वो होती है फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो ये पोल शूज होता है ये किसका बना हुआ होता है ये अपने को बताना है। बात करें अपन पोल शूज, तो इसका उद्देश्य क्या होता है लगाने का? तो जो पोल शूज होता है ये फ्लक्स का समान वितरण करता है। ठीक है, और दूसरा जो इसका कार्य होता है ये जो फील्ड कोयल होती है इसको सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, क्योंकि फील्ड कोयल पोल से बाहर नहीं निकल सकती यहाँ पर पोल शूज के कारण। ठीक है, तो अभी बताइए ये किसका बना हुआ होता है? तो ये अपने पास बना रहता है शुद्ध लोहे का। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो बताइए, कोई दो फेज वाली विद्युत आपूर्ति है तो उसमें इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो बताइए। टू फेज, तो टू फेज के लिए कितना होता है 90 डिग्री। बात करें थ्री फेज, तो थ्री फेज के लिए 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मेगर किसका संयोजन है? तो बताइए, जो मेगर होता है वो किसका संयोजन है? बात करें अगर मेगर की, तो मेगर की सहायता से अपन क्या मेजर करते हैं? इंसुलेशन रेजिस्टेंस, यानी कि जो बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है वो मेगर की सहायता से अपन मेजर कर सकते हैं। और मेगर में जो होता है 500 वोल्टेज का डीसी पैदा करने वाला एक जनरेटर होता है। उस जनरेटर को अपन 140 से 160 आरपीएम तक घुमाते हैं। ठीक है, तो मेगर जो होता है उसमें क्या क्या होता है? जनरेटर और ओम मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि सिंगल फेज मोटर के कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो बताइए। भाई सिंगल फेज जो मोटर होती है उसका कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट हो गया तो बताइए मोटर चालू होगा, चालू नहीं होगा, या झटका देते हुए चालू होगा, या चालू होगा लेकिन
चालू होगा लेकिन नहीं चलेगा या तेज़ गति से चलेगा। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। भाई अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है ना तो ये जो होता है ना घूमने वाला चुंबकीय फील्ड नहीं बना पाते हैं और मोटर स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है, तो मोटर चालू नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लिफ्ट में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। तो बताइए लिफ्ट जो होती है उसमें कौन सी मोटर का यूज करते हैं। ए ऑप्शन है कंपाउंड मोटर, बी सीरीज मोटर, सी शंट मोटर, डी इंडक्शन मोटर या बी और डी दोनों। तो बताइए। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिफ्ट। तो लिफ्ट के लिए अपन कंपाउंड मोटर का भी यूज़ कर सकते हैं और इंडक्शन मोटर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें इसका आंसर क्या मान रखा था। इसमें इसका आंसर दे रखा है ई, यानी कि बी और डी। भाई अपन सीरीज मोटर का यूज लिफ्ट के लिए नहीं करते, ठीक है। डी इंडक्शन मोटर का तो करते हैं और इसके साथ ही कंपाउंड मोटर का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शायद ए और डी होना चाहिए था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये अपन ने 6 पेपर जो है सोल्व कर लिए हैं और इसी तरह से अपन आगे के पेपर भी सारे सोल्व करेंगे मेंस की एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद।